जिसके शरीर में तीक्ष्ण गुण बड़ा हो तो उसके शुक्राणु नील होते हैं, यानी वो ओजोस्पर्मिया का रोगी होता है जी। और खासकर उष्ण और तीक्ष्ण गुण बड़े हो तो फिर वो 100% नील ही मिलेंगे जी उसमें। हमने वात में भी शुक्र धातु पे चर्चा करी थी। वात वाले में क्या है जी, वात सुखारा है तो वहां पे भी नील के चांस है, और पित्त में भी नील के चांस है। जैसे एक गिल्ले कपड़े को आप बाहर रख दोगे, हवा चल रही है तो वो सुखा देती है, उसी तरह से वायु, बढ़ी हुई वायु शरीर की सभी धातुओं को सुखा रही है जी। तो ऐसे ही जब आप एक गिल्ले कपड़े को बाहर तेज धूप में, हीट में, गर्मी में रख दोगे तो वो सूख जाता है। तो ऐसे ही शरीर में बढ़ी हुई गर्मी, बढ़ा हुआ पित्त, जो शुक्र धातु है, शुक्राणु है, अधिक पित्त बढ़ा हुआ है, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़े हुए हैं और लॉन्ग टर्म तक बढ़े हुए हैं, तो वो फिर शुक्राणु को, शुक्र धातु का नाश करता है और वो भी शुक्राणुओं को नील पैदा कर देता है जी। यानी नील शुक्राणु होना ये वात या पित्त, इन दो प्रकृति में ही मिलेंगे। कफ वाले में नील की समस्या नहीं आती, उसमें शुक्राणु कम भी हो सकते हैं और उसमें कई बार शुक्राणु बहुत अधिक भी हो जाते हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं होती क्योंकि वहां कफ के कारण आम है जी। तो ये डिफरेंस रहेगा तीनों के अंदर। वात वाले के कम मिलेंगे, नील भी हो सकते हैं, पित्त वाले में कम मिलेंगे, नील भी हो सकते हैं, लेकिन कफ वाले में कम मिल सकते हैं लेकिन नील नहीं होगी जी। और ये जरूरत से अधिक भी मिल जाते हैं लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं होती जी। तो इस तरह से अगर कोई इस तरह का रोगी हमारे पास आता है शुक्र धातु की जिसमें विकृति है, तो सबसे पहले हमने उसका शरीर देखना है कि जी वात का रोगी आया है कि पित्त का आया है कि कफ का आया है, फिर उसके हिसाब से उसमें डायग्नोस होगा जी। अगर आधुनिक चिकित्सा के हिसाब से आप देखोगे तो आधुनिक चिकित्सा तो क्या रिपोर्ट देगी जी, आधुनिक चिकित्सा रिपोर्ट दे देगी जी इसके नील है या कम है, लेकिन वो हेतु नहीं ढूंढ पाते हैं जी। और उसमें तो सब में एक ही चिकित्सा करी जाएगी कि बढ़ा दो जी बढ़ा दो, शुक्राणुओं को बढ़ाने वाली दवाइयाँ दी जाएगी। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वात है तो पहले दीपन पाचन अनुलोम करके शुद्ध चिकनाई प्रॉपर रखेंगे, तभी वाजिकर औषधियों से शुक्र बढ़ेगा जी, शुक्राणु बढ़ेंगे। जब शुद्ध चिकनाई रखते हुए वाजिकर औषधियां देंगे, दीपन पाचन अच्छा रखते हुए। तो पित्त वालों में क्या करेंगे, पित्त वालों में हमने पहले विरेचन कराना पड़ेगा, पित्त को निकालना पड़ेगा जी। अगर एसिडिटी भी है और जलन भी है और उष्ण तीक्ष्ण दोनों गुण बढ़े हुए हैं तो वमन और विरेचन दोनों कराने पड़ेंगे, ताकि ऊपर के हिस्से से जितना एसिड है वो निकल सके, बाकी नीचे से। तो पित्त वाले में पहले पित्त का समन शोधन किया जाएगा और फिर उसको शुक्र बढ़ाने वाली औषधियां दी जाएगी जी। अब आधुनिक चिकित्सा तो सीधा ही क्या करेगा जी, इसको शुक्र बढ़ाने वाली दवाइयां दे दो, इसलिए वहां बढ़ते नहीं है जी। और रोगी वहां पे इतने परेशान होके आते हैं जी, मतलब वो साल 2 साल कई साल जब वहां परेशान हो लेते हैं फिर आते हैं, और आयुर्वेद हेतु समेत काम करता है जी। अब वात वाले में दीपन पाचन करके शुद्ध चिकनाई खिलाते हुए फिर वाजिकर औषधियां देनी है जो शुक्र धातु या शुक्राणु को बढ़ाएगी। पित्त वाले में पहले पित्त का शोधन करना है, पित्त का रेचन करना है, पित्त को निकालना है और फिर उसमें शुद्ध चिकनाई खिलानी है, दीपन पाचन अच्छा रखना और फिर शुक्रवर्धक औषधियां देनी है। अगर डायरेक्ट ही पित्त बढ़ा है शुक्रवर्धक औषधियां दे दोगे तो नहीं बढ़ेगा जी। और कफ वालों में पहले आम का पाचन करना है जी, उसमें कफ के गुणों को बैलेंस में करना है, फिर वहां पे शुक्र वर्धक औषधियां देनी है, शुक्राणु वर्धक औषधियां देनी है। तो यहाँ पे आपने संप्राप्ति को देखना है, हेतु को देखना है, इन सबको बैलेंस में करके फिर इलाज का नंबर आता है जी। तो इसलिए इस तरह के रोगी है जो वो एलोपैथी में कामयाब नहीं हो पाते जी, एलोपैथी से वो ठीक नहीं हो पाते। बहुत रोगियों की हमने हिस्ट्री ऐसे देखी है कि एलोपैथी में 5-5 साल दवाई खाने के बाद भी, क्योंकि एलोपैथी हेतु और संप्राप्ति पे काम नहीं करता जी। बस समस्या ये है सीधी दवाइयाँ दे दो जी कि ये बढ़ जाएगी। और एलोपैथी तो यहाँ पे एक एंगल से और फिट नहीं बैठती है जी इस तरह के रोगियों को जिनको शुक्राणुओं की दिक्कत है, शुक्राणु कम है या नील है। तो एलोपैथी में तो क्या है जी कि शुक्र धातु किन औषधियों से बढ़ता है जी, किस तरह की मेडिसिन से बढ़ता है। तो शुक्र धातु बढ़ता है जी, पहले हम ये वात पित्त कफ का बैलेंस करेंगे, उसके बाद जब हम स्निग्ध यानी चिकनाई युक्त वाजिकर औषधियां देंगे तो उससे शुक्र बढ़ता है। तो हर ठंडी चीज से शुक्र बढ़ता है, स्निग्ध और शीतल चीज से जी।
तो एलोपैथी में क्या है, एलोपैथी में तो सभी दवाइयाँ गर्म हैं, वो दवाइयाँ केवल इरेक्शन को अच्छा कर सकती है जी, वहाँ पे स्निग्धता नहीं है, वहाँ पे शीतलता नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह के रोगी इसलिए भी ठीक नहीं हो पाते। आपने बोला कि स्निग्ध और शीतल चीजें हम वाजीकरण औषधियों के रूप में देते हैं। हाँ जी। लेकिन वाजीकरण जितनी भी औषधियां हैं, जनरली ये बोला जाता है कि ये तो गर्म करती है। वो बोला जाता है जी, जैसे शहद को बोला जाता है कि गर्म है, हर वाजीकर औषधि ठंडी होती है जी। एक जैसे अश्वगंधा है वो गर्म है, या फिर जायफल है ये गर्म है। इसको छोड़ के आपकी शतावरी भी शीतल है, सफेद मूसली भी शीतल है, कोंच बीज भी शीतल है, तालम खाना भी शीतल है, विदारी कंद भी शीतल है, वंशलोचन भी शीतल है। हाँ, शिलाजीत भी समशीतोष्ण है, त्रिदोष को ही बैलेंस में करती है जी। हमने बोल क्या रहा है उस पर काम नहीं करना है जी। आप भाव प्रकाश उठाओ, भाव प्रकाश में आप जब पढ़ोगे शतावरी के बारे में तो डिटेल में लिखा है जी, ये शीतल है, ये मधुर है, ये स्निग्ध है, ये बल देने वाली है, ये शुक्र धातु को बढ़ाने वाली है, शुक्राणुओं को बढ़ाने वाली है, महिलाओं में दूध को बढ़ाने वाली है, बल को बढ़ाने वाली है, ओज तेज को बढ़ाने वाली है, नेत्रों के लिए हितकर है, अग्नि को प्रदीप्त करती है, और यहाँ तक त्रिदोष सामक है जी। हम अगर आयुर्वेद के डीप में हैं, चिकित्सा पे काम कर रहे हैं या मेडिसिन बना रहे हैं, तो हमने कौन बोल क्या रहा है उस पर काम नहीं करना है जी। शास्त्र क्या बोल रहा है, शास्त्र में आप क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो, उसके आधार पर हमने निर्णय लेना है बोलना और ट्रीटमेंट करने का जी। आप सब लोग अब अपने साथ साथ भाव प्रकाश भी मंगवा लो जी। अष्टांग हृदय अगर आप लोगों ने मंगवाई है तो भाव प्रकाश भी मंगवाओ, क्योंकि वो अब आपके लिए जरूरी है। भाव प्रकाश में आप पढ़ोगे हर औषधि के बारे में, भाव प्रकाश केवल इसी के ऊपर है जी। आपने किसी भी औषधि की डिटेलिंग देखनी है, क्या गुण क्रम स्वभाव प्रकृति है, कौन से रस है, तो वो सब डिटेल में भाव प्रकाश में लिखा हुआ है जी। तो कौन सी मंगवानी है आप मुझे ग्रुप में दिन में भेज देना, मैं फोटो भेज दूंगा, आप वो मंगवा सकते हो। अगर आप हमारे से चाहो तो हम भी भेज सकते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन, आप अपने लेवल पे भी मंगवा सकते हो। तो भाव प्रकाश को साथ में अब आपके लिए पढ़ना जरूरी है जी। अपन करते हैं ना, हाँ जी, तो उसमें वर्णों के बारे में है, 100 पेज के बाद आता है। हाँ 100 पेज के बाद आता है जी हर औषधि के बारे में, बाकी पूरी औषधियों की डिटेल है उसमें। उसमें ना जैसे हरितक्यादि वर्ण, कुछ कुछ और वर्ण उसमें ना बोले गए हैं, ये समझ में नहीं आते। थोड़ा सा कोई भी मतलब चैप्टर वगैरह सब जब हो जाए तो जब अपन, कोई बात नहीं, बता देंगे जी, और बता देंगे जी, बता देंगे। और भाव प्रकाश को कैसे पढ़ना है, हाँ ये भी बता देंगे, सिखा देंगे। और कुछ वीडियो भी हमने इसके ऊपर बनाई हुई है, शतावरी के ऊपर और अन्य जड़ी बूटियों के ऊपर, तो वो भी डाल देंगे एक बार, आपको वहां से भी आइडिया आ जाएगा कि इसको पढ़ना कैसे है। बता देंगे जी, समझा देंगे उसको। देखा हुआ है जी, भाव प्रकाश जब अपन पढ़ना शुरू किए ना, थोड़ा सा क्लिष्ट लगा, क्लिष्ट तो क्लिष्ट वाले किताब ली तो थोड़ा सा उसमें आसान लगा। क्लिष्ट तो देखो जी अष्टांग हृदय भी था, हाँ, और अष्टांग हृदय से तो बहुत आसान है। अगर आपने अष्टांग हृदय को पढ़ना सीख लिया है ना जी, अभी तो आपका बेस क्लियर कर रहे हैं कि वात पित्त कफ को कैसे पहचाने। अभी ज्यादा तो पढ़ाया नहीं अष्टांग हृदय को, अभी पढ़ाएंगे। जिसने अष्टांग हृदय पढ़ लिया, बाकी वो हर ग्रंथ को खुद पढ़ सकता है जी, जिसने अष्टांग हृदय को पढ़ना सीख लिया, बाकी कोई भी ग्रंथ उसके लिए फिर डिफिकल्ट नहीं है जी। हम पढ़ रहे हैं जी वाजीकर औषधियों के बारे में। तो वाजीकर औषधियों में कुछ औषधियां हैं जो गर्म हैं, जैसे अश्वगंधा है, जायफल है, मेनली ये दो ही है जी। बाकी तो आप जीवनीय गण की 10 औषधियां, जिसमें काकोली है, शीर काकोली है, मैदा है, महामैदा है, और बाकी स्तावरी, सफेद मूसली, कोंच बीज, तालम खाना, गोखरू, फंसलोचन, विदारी कंद, ये सब शीतल है जी। तो इसलिए आयुर्वेद अब अभी हम आगे जब 5 वायु की डिटेलिंग पढ़ेंगे जी, तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे कि वाजीकर औषधियों में भी अकेला वाजीकर औषधियां खाने से ही शुक्र और शुक्राणु नहीं बढ़ते जी, क्योंकि उनको आकार देने का, शुक्र को आकार देने का, शुक्राणुओं को आकार देने का, गर्भ को आकार देने का
इन सबको आकार देने का कार्य अपान वायु करता है जी। तो पहले अपान वायु अच्छी होनी चाहिए और फिर वाजिकर औषधियां के साथ शुक्राणु अच्छे होंगे। तो ये एक पूरी डिटेलिंग है जी, पूरी साइंस है कि पहले अपान वायु को अच्छा करना है, क्योंकि शुक्राणुओं में विकृति है तो अपान वायु में भी विकृति है। तो पहले अपान वायु को अच्छा करेंगे, क्योंकि आकार देना, शुक्र को बाहर निकालना, ये सब कार्य अपान वायु का है। जब अपान वायु को अच्छा करेंगे फिर उसके बाद वात पित्त कफ का बैलेंस करते हुए फिर वाजिकर औषधियों का नंबर आता है। तो इतनी डिटेलिंग है जिसमें, इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि शुक्राणु कम है या कोई विकृति है तो मुझे बस कोई दवाई मिल जाए, खाऊं और ठीक हो जाऊं। तो ऐसे नहीं होता जी। तो आयुर्वेद एलोपैथी की तरह केवल फार्मूला बेस्ड साइंस नहीं है, ये पूरा एक गहरी विज्ञान है जो आपकी पहले अपान वायु को ठीक करेगी, फिर आपके वात पित्त कफ का बैलेंस बनेगा, फिर आपकी वाजिकर औषधियों का नंबर आएगा जी। और फिर उसके साथ साथ शुद्ध चिकनाई खानी जरूरी है। अकेले वाजिकर औषधियां खाते रहोगे तो वो भी गलत है। और आगे ये इतनी डीप साइंस है कि आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि पहले शरीर की शुद्धि करो जी। जैसे आपके पास एक सफेद कपड़ा है, एक सफेद शर्ट है, आप 3 दिन उसको पहन लोगे, फिर उसमें कलर दोगे, नील दोगे तो कैसा आएगा जी? अच्छा नहीं आएगा। अगर उसको साफ सुथरा करके रंग दोगे तो अच्छा आएगा। तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि कोई भी वाजिकर औषधियां इस्तेमाल करने से पहले या कोई भी रसायन औषधियां इस्तेमाल करने से पहले शरीर की शुद्धि करो जी, पंचकर्म करो, फिर उसके बाद वाजिकर औषधियां दो, तो फिर उसका अच्छा परिणाम मिलेगा जी। तो अगर रोगी कफ और पित्त का है तो पहले उसको शोधन चिकित्सा करनी पड़ेगी, फिर उसको अपान वायु को अच्छा करना है, फिर वाजिकर औषधियां देंगे, तब इस तरह के रोगी ठीक होंगे जी। और वात का है तो उसको दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा करके शुद्ध चिकनाई खिलाते हुए वाजिकर औषधियां और साथ में बस्ती देना। तो इतनी डिटेलिंग के बाद इस तरह के रोगी ठीक हो पाएंगे जी। सही बात। अकेला ये खा लो वो खा लो, शुक्रवर्धक औषधियां दे दो, कोई कैप्सूल दे दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है जी। पूरी डिटेल पे, पूरी साइंस पे काम करोगे तो ओजोस्पर्मिया के नील शुक्राणुओं के रोगी भी ठीक होते हैं जी। अब यही नहीं पता जी कार्य क्या करना है, बस सीधा बोल दिया कि स्ट्रॉबेरी खा लो, अश्वगंधा खा लो या कोई कैप्सूल खा लो, तो उनसे तो कुछ नहीं होना है जी, वो और रोगी बना देंगे।